Hello everyone, welcome to unit number 11, the P block elements of standard 11. As we know that in our lecture number 15, in last lecture number 15, we completed the theoretical portions of the P block elements, and today in this lecture number 16, we starts with a NCERT in-text solved question, and then we proceeds towards to the exercise solutions, and then after the completion of exercise solutions we move to the NCERT exemplar solution step by step. So let us start first with the problem number 11.1. It's a NCERT in-text solved questions is given. What they given? Standard electrode potential values they are given. This is, mind well, this is the reduction potential because the sign suggests that Al plus 3 to aluminium means they have to reduce, but it's minus 1.66 volt, right? So oxidation potential is the same value, but the sign is changed, so it's plus 1.66 volt. But here the reduction potential they given same way, TL plus 3 to TL, right? So it's a reduction potential and it's a plus 1.26 volt. So here the reduction potential is plus, while in case is minus. So predict about the formation of M plus 3 ion in solution and compare the electropositive character of the two metals. यहाँ पे देखिए हमें क्या पूछा गया है. आप उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाएगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन अच्छा है और इसका रिडक्शन अच्छा है, या इसका ऑक्सीडेशन वो कम है या और इसका ऑक्सीडेशन ज्यादा है. तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं. सो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज फॉर टू हाफ सेल रिएक्शंस, तो अभी हम उसको एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो हमें मालूम है कि Al plus 3 आयंस का टेंडेंसी क्या होगा, एल्यूमिनियम का टेंडेंसी क्या होगा Al plus 3 में जाने का, राइट? बट Tl plus 3 इज नॉट ओनली अनस्टेबल इन सॉल्यूशन, राइट? तो वो सॉल्यूशंस में अनस्टेबल नहीं है. तो अब देखिए वहां पे क्या लिखा गया है, हमें क्या दिया गया है. सो बट इट्स अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो Tl plus इज मोर स्टेबल इन सॉल्यूशन देन Tl plus 3, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमें मालूम है कि Tl plus 1 इज मोर स्टेबल. सो एल्यूमिनियम बीइंग एबल टू फॉर्म plus 3 आयन इजीली इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन थेलियम. यानी इलेक्ट्रॉन है वो अच्छी तरह से कौन दे पा रहेगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका. तो हमें मालूम है कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 1.66 वोल्ट है और जो Tl का है वो माइनस 1.26 वोल्ट है. तो ज्यादा किसका है? एल्यूमिनियम का. तो इसका ऑक्सीडेशन अच्छी तरह से हो पाएगा. नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो है प्रॉब्लम नंबर 11.2. व्हाइट फ्यूम्स, किसकी व्हाइट फ्यूम्स है वो हमें देखना चाहिए. अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की जो बॉटल है अगर हम उसको खोलेंगे एनहाइड्रस वाली तो आसपास व्हाइट फ्यूम्स एपियर हो जाएगी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वी नो दैट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि वो जो ह्यूमिडिटी होगी या एटमॉस्फेयर में जो भी ह्यूमिडिटी होगी तो वो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो इससे हाइड्रोलाइज हो जाएगा. So with the atmospheric moisture and the liberate hydrochloric acid, so moist hydrochloric acid is white in color, तो इससे ये fumes मुझे दिख रही है. Same way यहाँ पे 11.3 में पूछा गया है बोरोन is unstable to form Bf6-3. सिंपल रीजन है उसके पास नॉन अवेबिलिटी ऑफ द d ऑर्बिटल्स होने की वजह से वो एक्सपांड नहीं कर पा रहा है, इट्स ऑक्टेट उसका एक्सपांड नहीं कर पा रहा है. और मैंने उस दिन भी बोला था कि बोरॉन कैन नॉट एक्सीड्स 4, राइट? उसकी कोवेलेंसी ज्यादा से ज्यादा 4 तक ही हो सकती है. उसकी फैमिली में ये फर्स्ट मेंबर है और सेकंड पीरियड में सभी जो भी एलिमेंट्स है सभी में यही दिक्कत हमें दिखाई दे रही है, इसलिए उसका एनोमलस बिहेवियर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ये जो प्रॉब्लम 11.4 है उसमें हमें दिया गया है कि वाई बोरिक एसिड कंसीडर एज अ वीक एसिड. तो बोरिक एसिड का मतलब हमें मालूम है कि H3BO3 इज नेम इज अ बोरिक एसिड है, लेकिन वो H प्लस है वो अपनी तरह से रिलीज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका जो H है बिकॉज इट रिसीव्स OH माइनस आयन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सो एंड इन टर्न रिलीज H प्लस आयन. वो अपनी तरह से अपनी ओन H प्लस रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो पानी में से OH माइनस को एक्सेप्ट करके रिसीव करके अपना कंप्लीट ऑक्टेट करने के बाद ही दे रिलीज H प्लस. सो दैट्स व्हाई इट्स अ वीक एसिड.
11.5 में हमें पूछा गया है कि सिलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 दैट फॉर्म्स द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, यानी मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होगा। तो हमें मालूम है कि मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड्स तो कार्बन का ही हो सकता है क्योंकि नॉन मेटल्स है, और जो जब सबसे ज्यादा नॉन मेटल्स होते हैं उसके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। दूसरा है इट्स कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे तो लेड में क्या होगा, +4 और +2 दोनों है, लेकिन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कॉमनली फाउंड होती है। एंड यूज एज ए सेमीकंडक्टर में तो हमें मालूम है सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ऐसे एलिमेंट्स है कि विच इज यूज एज ए सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि SiF6-2 इज नॉन वेयर SiCl6-2 नॉट, यानी सिलिकॉन के हेक्साफ्लोराइड है वो नॉन स्पीसीज है, बट SiCl6-2 इसकी नॉन स्पीसीज नहीं है। तो अब देखिए क्या होगा, 6 large chloride ions cannot be accommodated around Si+4 due to the limitation of its size। लेकिन हमें मालूम है, और दूसरा क्या है उसका रीजंस कि इंटरेक्शंस बिटवीन लॉन पेयर ऑफ क्लोराइड आयन एंड सिलिकॉन +4 इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो ये दोनों रीजन से हम उसको बोल सकते हैं कि SiF4 में क्या होगा कि फ्लोरीन है उसकी साइज कम होने की वजह से वो अच्छी तरह से ओवरलैपिंग भी यानी इंटरसेक्शंस भी वहां पे कर पाएगा। 11.7 में हमें पूछा गया है कि डायमंड इज अ कोवेलेंट एंड एज वी नो दैट द कंपेयर टू द आयोनिक कोवेलेंट जो कोई भी कंपाउंड होते हैं उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो लो होते हैं, लेकिन फिर भी डायमंड इज कोवेलेंट येट इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। तो हमें मालूम है कि जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग स्ट्रक्चर है, यानी वो 4 के साथ एक अकेला ही यूनिट नहीं है, वो पूरी तरह से 3 डायमेंशन में बिखरा हुआ यूनिट है। सो विच आर वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, सो इट टर्न्स एज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये 11.8 जो एनसीईआरटी का इंटेक्स सॉल्व्ड क्वेश्चन में ये लास्ट ये चैप्टर का है, व्हाट आर सिलिकॉन्स। तो हमें मालूम है कि सिंपल सिलिकॉन्स में SiO के n यूनिट्स की चेन होती है इन विच अल्काइल और फिनाइल ग्रुप्स ऑक्यूपाई the remaining bonding positions on its silicon, and they are hydrophobic, means they are water repellent in nature due to the known polar nature of this alkyl and phenyl group। तो अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, तो उसके आंसर हम स्टेप बाय स्टेप शुरू कर रहे हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द पैटर्न ऑफ वेरिएशंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन to thallium, and number 2 is carbon to lead। ये नंबर 2 है कार्बन टू लेड। तो हमें मालूम है कि बोरॉन टू एल्यूमिनियम में हमें मालूम है कि बोरॉन में सो d ऑर्बिटल्स होती ही नहीं है, F की तो कोई प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। एल्यूमिनियम के पास वैकेंट d पॉसिबल है, राइट, लेकिन उसके अंदर d इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, देयरफॉर दे डू नॉट एग्जिबिट इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी उसके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए कोई प्रोसेस नहीं हो पा रही है। लेकिन सो इसका मतलब ये हुआ कि बोरॉन एंड एल्यूमिनियम बोथ शोन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन द s एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल। लेकिन उसकी कॉन्ट्रास्ट में हम देखेंगे तो अदर एलिमेंट्स लाइक गैलियम टू थैलियम, सो दे हैविंग अ d एंड f इलेक्ट्रॉन्स and hence they shows the 2 oxidation state +1 and +2 due to the inert pair effect। दूसरा है कि as the number of d and f electrons are increased, जैसे जैसे मैं नीचे चला जाऊंगा तो जैसे जैसे उसके इलेक्ट्रॉन तो inert pair effect becomes more and more pronounced, क्योंकि वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। तो दूसरी शब्दों में हम बताए या आसान भाषा में हम समझाए कि वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम गैलियम टू थैलियम, the stability of +1 oxidation state is increasing while +3 oxidation state is decreasing। So the +1 oxidation state of thallium is more stable than its +3 oxidation state। तो ये फर्स्ट वन वाला था। सेम मुझे यहाँ पे कार्बन और लेड में यही स्टोरी मुझे दिखानी है। क्या दिखानी है देखिए, कार्बन और सिलिकॉन में भी इस तरह से d और f नहीं है, therefore they do not exhibit inert pair effect। Consequently, they show an oxidation of state of +4 due to the presence of 2 electron in s and 2 electrons in the p orbital of the valence shell। ये जो यहाँ पे जिस भाषा में इसी भाषा से यहाँ पे चल रहा है। So in contrast, all other elements from germanium to lead
कंटेन्स ओनली डी और डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, सो उसके पास 2 और 4 दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं. बट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एज वी मूव डाउन the D and F electron increasing, the inert pair effect becomes more and more pronounced. तो दूसरी भाषा में बोलेंगे तो if we move down the group from germanium to lead, the stability of +2 oxidation state is increasing while that of +4 oxidation state is decreasing. So in short, +2 oxidation state of lead is more stable than +4 oxidation state. तो कोई एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस पूछा जाए तो आइधर और ही पूछेंगे या आप ये पूछ सकते हैं कि दोनों में कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, वो हमें मालूम है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर में हम चले जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन हायर स्टेबिलिटी ऑफ BCl3 एज कंपेयर टू द TlCl3. तो मैंने अभी जो क्वेश्चंस का जो पोर्शन किया वही है. ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ s इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस सेल, यानी मैं थेलियम की बात करूं तो 6s2 में वो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो उसका 3d का 4d का 5d का 4f का, राइट. तो उसका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, राइट, तो विच इज मैक्सिमम इन थेलियम, तो उससे क्या होगा कि एज ए रिजल्ट ओनली जो थेलियम की 6p1 का ही एक इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में. सो द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ थेलियम इज +1 नॉट 3. So TlCl means thallium chloride is stable, but TlCl3 is unstable. चलो पहले तो ये हो गया. और क्या उसकी सामने में BCl3 के बारे में बात करूं तो इन कॉन्ट्रास्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ D and F electrons in boron, so now all the 3 electrons means 2 from 2s and 1 from 2p, they take part in the bond formation, so they shows the oxidation state +3. So BCl3 is possible and BCl3 is more stable than TlCl3. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज बोरोन ट्राइफ्लोराइड बिहेव एज अ लुईस एसिड. जो भी बोरोन का कंपाउंड होगा ना वो लुईस एसिड की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि उसके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, बिकॉज बोरोन एटम इन BF3 हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, सो दे नीड 2 more electrons to complete its octet. Therefore they easily accept a pair of electron from any nucleophile or base like F minus, whatever the Lewis base, right? They are present, so they behave as a Lewis acid. नेक्स्ट मुझे यहाँ पे बताया गया है कि कंसीडर द कंपाउंड BCl3 एंड CCl4, हाउ विल दे बिहेव विथ वाटर. मेरे पास BCl3 का भी कंपाउंड है और CCl4 भी कंपाउंड है, लेकिन मैंने ये दोनों अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना उसने ग्रुप 13 और 14 को कॉम्बो करके यहाँ पे दिखाया हुआ है. तो अब देखिए मुझे मालूम है कि इन BCl3 में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस सेल में है, सो इट्स अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, यानी वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा. सो दे एक्सेप्ट अ पेयर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स बाय वाटर. सो BCl3 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू बोरिक एसिड. बट कॉन्ट्रास्ट में हम देखेंगे कार्बन इन CCl4, so 8 electrons in the valence shell, so it's a electron precise molecule, so they do not accept or donate their pair of electron. So in other words, if it does not accept a pair of electron from water, so CCl4 does not undergo hydrolysis in water. Question number 5 हमें पूछा गया है कि is boric acid a protic acid? Explain. प्रोटिक एसिड का मतलब ये होता है कि H+ वो दिखा रहे हैं, तो हमें मालूम ही है कि इट्स नॉट अ प्रोटिक एसिड सिंस इट डज नॉट आयोनाइजेशन इन वाटर टू गिव अ प्रोटॉन. इंस्टेड बिकॉज ऑफ द क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन एंड प्रेजेंस ऑफ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. सो BO मींस बोरिक एसिड एक्सेप्ट अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम ऑफ द H2O मोलिक्यूल टू फॉर्म अ हाइड्रेटेड स्पीसीज. तो उसका सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से वो H+ जनरेट नहीं कर पाने की वजह से विच इज नॉट कॉल्ड एज अ प्रोटिक एसिड, राइट. देखिए यहाँ पे जो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वाटर है तो वाटर अपने लॉन पर देखे हाइड्रेटेड स्पीसीज में चले जा रहे हैं, राइट. बाद में H+ है, उसके पास H+ नहीं है, ये जो H+ निकला हुआ है वो पानी का निकला हुआ है. So the positive charge on the oxygen atom in turn pulls the sigma electron of the OH bond towards itself, so thereby facilitating the release of a proton. So BOH thrice act as a weak monobasic
Lewis acid and thus reacts with a sodium hydroxide solutions to form a sodium metaborate. फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन बोरिक एसिड इज हीटेड। तो हमें मालूम ही था, उस दिन भी हमने बोला था कि बोरिक एसिड ऑन हीटिंग लूजेस वाटर इन देयर डिफरेंट स्टेजेस। पहले 370 केल्विन में वो मेटाबोरिक में चला जाएगा, फिर मेटाबोरिक टेट्राबोरिक में चला जाएगा और अल्टीमेटली वो बोरोन ट्राइऑक्साइड में या बोरिक एनहाइड्राइड में चला जाएगा। नेक्स्ट हमें पूछा गया है, जो क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है कि डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ BF3 एंड BF4 माइनस एंड असाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन दिस स्पीसीज। तो हमें मालूम है कि जो BF3 होता है, इसमें जो बोरोन है तो वो तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो इसके प्लेनर है। और BF4 में क्या होगा कि जो फ्लोरीन का एक नया आएगा तो वो sp3 में चला जाएगा, तो वो टेट्राहेड्रल स्पीसीज में चला जाएगा। बिल्कुल सही, सिंपल है। नेक्स्ट मुझे पूछा गया है कि राइट द रिएक्शंस टू जस्टिफाई द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि वो दोनों के साथ रिएक्शंस कर पा रहे हैं, यानी एल्यूमिनियम को हम H2SO4 के साथ जोड़ेंगे तो भी वो एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम को कॉस्टिक सोडा के साथ का एक्वियस सॉल्यूशन में करेंगे तो उसका भी मुझे ये सॉल्ट मुझे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में ये एम्फोटेरिक नेचर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट मुझे पूछा गया है कि व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड आर BCl3 एंड SiCl4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, एक्सप्लेन। चलिए, मुझे मालूम है कि अभी ये सेम क्वेश्चन जो CCl4 में हमने देखा था सेम क्वेश्चन है, फिर भी हम देखेंगे। Species in which the central atom either does not have 8 electrons in the valence shell or those which have d electrons in the valence shell but can expand their covalency beyond 4 due to the presence of d orbitals are called as an electron deficient molecule. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल का यह सिंपल कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि जो आपके पास सेंट्रल एटम होते हैं उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी उसके पास वैलेंस सेल डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस से मींस होने की वजह से वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। सो BCl3 में क्या होता है कि सेंट्रल एटम है ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पहले से ही है, तो दे एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी लुईस बेस, राइट। लेकिन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, सिलिकॉन का पहले 8 इलेक्ट्रॉन का तो जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है, so its covalence is 4 due to the presence of vacant d orbitals, but therefore in principle SiCl4 should also be an electron deficient molecule because it does not accept 2 more Cl to SiCl6 minus because of the following reason। 6 लार्ज क्लोराइड आयन होने की वजह से वो सिंपल स्मॉल सिलिकॉन के एटम में एकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं, एंड द इंटरेक्शंस बिटवीन लॉन पेयर्स ऑफ क्लोरीन एटम एंड सिलिकॉन एटम इज वीक, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा गया है कि राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO3-2 मींस कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। हमें पहले से ही मालूम है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने पढ़ा हुआ था कि CO3-2 में 3 उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, और HCO3- में सिर्फ 2 ही उसके होंगे क्योंकि यहाँ पे एक H आ गया है, तो इसके 2 स्ट्रक्चर्स इस तरह से हम यहाँ पे दिखाए हुए। मैं आपको PDF में भी उसका कॉन्सेप्ट आपको मैं शेयर करूंगा। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन में CO3-2 में तो मालूम है, आप गिन लीजिए, sp2 ही होगा, डायमंड में sp3 है और ग्रेफाइट फिर से sp2 में चला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में मैं पूछा गया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो ये तो पुराने वाला हमने पूरा थियरी, ये बहुत ज्यादा थियरी होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको वो डायमंड और ग्रेफाइट का जो मेन डिफरेंस, ये sp3 वाला है, sp2 है, वो हार्ड है, ये सॉफ्ट है, किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये सभी जो पॉइंट्स है वो हमें यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 मुझे यहाँ पे पूछा गया है कि रेशनलाइज द गिवन स्टेटमेंट एंड गिव केमिकल रिएक्शंस।
क्या पूछा गया है कि लेड 2 क्लोराइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव PbCl4, यानी ये बता रहे हैं कि Pb+2 Pb+4 में जाएगा, नहीं, रिवर्स होता है, 4 वाला 2 में आता है, बिकॉज 2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, इज अ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हमें मालूम है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट lead is more stable in +2 than +4, so lead 2 chloride is more stable than lead 4 chloride, so hence lead 2 chloride does not react with chlorine to form lead 4 chloride. Same way, lead 4 chloride is highly unstable towards heat, तो बराबर ही है, क्योंकि ड्यू टू द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द +2 ओवर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो PbCl4 को हम जैसे गर्म करेंगे तो उसका तो इच्छा ही यही है, उसकी तो यही कामना है कि भाई मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाऊं, तो विच इज कन्वर्टेड इनटू PbCl2 एंड Cl2। तीसरा हमें यहाँ पे पूछा गया है कि lead is known not to form an iodide PbI4, सेम प्रॉब्लम है, ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ Pb+4 आयन और रिड्यूसिंग पावर ऑफ I- आयन। समझ में आ रहा है, क्योंकि Pb+4 आयन का जो आप देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर है, यानी 4 मुझे निकालने हैं, और आयोडीन का रिड्यूसिंग पावर है, इसका दोनों का पावर इस तरह से यहाँ पे जुड़ रहा है, इसलिए PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि Pb और I के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन दे डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी कि वो 6s के जो पेयर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सके, राइट, इसलिए भी PbI4 पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट मुझे पूछा गया है कि सजेस्ट अ रीजन व्हाई द BF बॉन्ड लेंथ्स इन BF3 एंड BF4 दे आर डिफर, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन ही डिफर है। अब देखिए BF3 sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, प्लेनर होते हैं, और उसके पास Mt2p ऑर्बिटल होती है, और F एटम हैज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे क्या होगा कि देयर इज अ सिमिलर p-pi बैक बॉन्डिंग होने की वजह से तो वो वहां पे चले जा रहे हैं। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से BF बॉन्ड एक्वायर सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से वो छोटा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। लेकिन BF4 माइनस में क्या होता है कि वो sp3 ही है, उसके पास अभी Mtp ऑर्बिटल्स नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग वो नहीं कर पाएगा, प्योरली सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ही नहीं। सो इसलिए हम समझा सकते हैं कि BF3 जो बॉन्ड लेंथ में BF होती है वो 130 पाइकोमीटर होती है, या 1.30 एंगस्ट्रॉम होती है, कंपेयर टू 1.43 इन BF4 माइनस। नेक्स्ट मुझे बताया गया है कि इफ BCl बॉन्ड हैज अ डाइपोल मोमेंट, यानी बोरोन और क्लोरीन के बीच में डाइपोल मोमेंट होती है, तो व्हाई BCl3 हैव अ जीरो डाइपोल मोमेंट। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पोलैरिटी का मीनिंग ये नहीं होता है कि उसके पास जीरो नहीं होनी चाहिए, उसका शेप भी मुझे देखना पड़ेगा ना। सो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बोरोन एंड क्लोरीन BCl बॉन्ड इज पोलर, सो डेफिनेटली दे हैविंग अ फाइनाइट डाइपोल मोमेंट, but the overall dipole moment of a molecule which is depends upon its geometry, तो BCl3 तो प्लेनर है, तो तीनों जो BCl बॉन्ड्स है वो इस तरह से इंक्लाइंड हो रहे हैं 120 के एंगल में, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो जैसे क्या होगा, या ये रिजल्टेंट मुझे जीरो मिल जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, जो दो BCl बॉन्ड की कैंसल्ड बाय इक्वल एंड ऑपोजिट डाइपोल मोमेंट ऑफ द थर्ड BCl बॉन्ड, तो इसके म्यू क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा, तो जीरो होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चंस पूछा गया है कि एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड यानी AlF3 के बारे में बात कर रही है, तो विच इज इनसॉल्युबल इन एनहाइड्रस HF बट डिसॉल्व्स ऑन एडिशन ऑफ NaF, right? Aluminium trifluoride precipitates out the resulting solution when gaseous BF3 is bubbled through Gibbs। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप सभी को ऐसा पूछ रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि आप एक बार NCERT की टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से पहले कर लीजिए। जो भी बच्चे नीट की या JEE की या कोई भी एंट्रेंस बिट्स की या कोई भी प्रिपरेशंस करने से पहले उसको पहले क्या करना चाहिए कि NCERT की टेक्स्ट बुक की जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसका पूरा डिटेल्स देखना चाहिए। बाद में प्रोग्राम नंबर 2 क्या होता है, इसका इंटेक्स्ट सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, फिर तीसरे नंबर में उसकी पूरी एक्सरसाइज, और चौथे नंबर में एग्जाम्पलर। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, गुड सेट वाले बच्चे हैं,
तो उसको, या कोई भी महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो या कॉमेड के का कर्नाटक का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो, उसको तो ये कॉमन मिनिमम तो करना ही पड़ेगा। बाद में वो अपना लेवल है वो हाई करेंगे तो ही हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस आप देखिए कि एनहाइड्रस जो HF है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, राइट, and strongly hydrogen bonding, because therefore it does gives F-1 ion and AlF3 does not dissolve in HF. लेकिन जो KF होते हैं which is ionic in nature, so they contain F- and hence combine with AlF3 to form a soluble complex, यानी सोडियम फ्लोराइड हो या पोटेशियम फ्लोराइड हो, जो भी हो, क्योंकि वो आयनिक होने की वजह से, जैसे ये Na3AlF6 आपको यहाँ पे दिखाया क्रायोलाइट जिसको हम बोलते हैं, तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। और इसी तरह से स्मॉलर साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरोन की होने की वजह से इज मच हाई टेंडेंसी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स देन एल्यूमिनियम। सो इफ BF3 इज एडेड टू द अबव सॉल्यूशन, सो नाउ AlF3 गेट्स प्रेसिपिटेड। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन पूछा गया है, सजेस्ट अ रीजन एज टू व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने देखा था कि इन द लंग्स हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स कंबाइंस विद अ मोलेक्युलर ऑक्सीजन लूजली एंड रिवर्सिबली टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रोल क्या है? Thus the oxyhemoglobin formed in the lungs and they travel to the different parts of the body through bloodstream and they deliver oxygen to the various tissue of the body. लेकिन जो CO आएगा तो CO combines with hemoglobin inversely to form a carboxy hemoglobin। लेकिन जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की ताकत है उससे 300 टाइम्स मोर जुड़ने की ताकत कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। या दूसरी भाषा में हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की स्टेबिलिटी है उससे 300 टाइम्स मोर स्टेबिलिटी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की है। सो एज ए रिजल्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज डिस्ट्रॉयड, so then men dies of suffocation. So the highly poisonous nature of CO arises due to its ability to form a complex with hemoglobin which is about 300 times more stable than the oxygen hemoglobin complex. Next हम यहाँ पे दिखा रहे हैं how is excessive content of CO2 responsible for global warming। तो वो तो मैंने अभी उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जो CO2 कंबंसन से प्रोड्यूस होता है या सीमेंट का जो प्लांट होता है उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। सो विच इज यूटिलाइज, वो किसको यूटिलाइज करते हैं? तो प्लांट से उस अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 को यूटिलाइज करके O2 को रिलीज कर देते हैं। सो एज ए रिजल्ट CO2 साइकिल अ कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ 21% ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज मेंटेन, राइट। पर जैसे जैसे CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव कंबंसन, राइट, तो इससे क्या होगा कि सम ऑफ द CO2 विल ऑलवेज रिमेन अनयूटिलाइज। तो ये जो एक्सेस CO2 होता है दे एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ एंड सम ऑफ इट्स dissipated into the atmosphere while the remaining part is radiated back to the earth and other bodies present on the earth। तो उससे क्या होगा कि वही, इसको तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं ना, राइट। तो उससे क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड अदर बॉडीज ऑन द अर्थ इज इंक्रीजिंग। सो CO2 called as in greenhouse effect. So as a result of greenhouse effect, global warming occurs which has serious consequences, right? नेक्स्ट नंबर 19 में हमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन एंड बोरिक एसिड। तो वो दोनों का स्ट्रक्चर, डाइबोरेन का जो हमने B2H6 का स्ट्रक्चर भी उस दिन हमने समझाया था, बोरिक एसिड का भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसलिए ज्यादा हम यहाँ पे एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट 20 नंबर में हम चले जा रहे हैं, What happens when a borax is heated strongly। तो वो मैंने आपको बताया था बोरेक्स बीड टेस्ट वाली बात। देखिए when borax is heated strongly, जैसे ये बोरेक्स है तो उसको हम तो Na2B4O7 में चला जाएगा और ये Na2B4O7 है, राइट, ट्रांसपेरेंट ग्लासी ब्लीड, जिसको फिर से हम हीट करेंगे तो सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड फॉर्म होगा और ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा है बोरिक एसिड को जैसे हमने पानी में डाला हुआ है तो हमें मालूम है कि जो बोरिक एसिड है
वो वीक लुईस एसिड होने की वजह से वो पानी में से अपना लॉन पेयर पानी का वो ले लेगा एंड दे रिलीज प्रोटॉन इनटू द सॉल्यूशन। तो ये भी हमने पूरा देख लिया है। तीसरा हमें पूछा गया है कि एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक। अभी ही हमने देखा था कि व्हेन एल्यूमिनियम इज रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो दे रिलीज NaAlOH4 एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, राइट। और लास्ट वन हमें यहाँ पे 20th का डी पोर्शन पूछा गया है कि BF3 इज रिएक्टेड विथ अमोनिया। तो मुझे मालूम है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एमोनिया के वो लॉन पेयर को सिलेक्ट करके वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो BF3NH3 इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 20 तक रखते हैं। नेक्स्ट जो हम लेक्चर मिलेंगे, मेरा नेक्स्ट लेक्चर 17 नंबर का या जो लेक्चर्स है, तो वो टोटल 38 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।